नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे राजनीति विज्ञान भारतीय संविधान टेस्ट सीरीज क्रमांक 6। इसके पहले 5 टेस्ट सीरीज आ चुकी हैं, काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। मेरी कोशिश रहती है कि भारतीय संविधान या राजनीति विज्ञान में आपकी नॉलेज को बढ़ाना, और इसमें वो क्वेश्चन लिए जाते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से प्रासंगिक हैं और आप नई चीज इसमें सीखते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे? ठीक है, तो भाई 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे और वो शब्द हैं ए से अखंडता, एस से समाजवादी और पी से पंथ निरपेक्ष। ये 3 शब्द जोड़े गए थे, ASP। और ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वह 1976 में हुआ था। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था और इसके तहत जो इतने सारे संविधान संशोधन, मतलब इतने संविधान संशोधन किए गए जो कि इसको लघु संविधान कहा जाने लगा। जो 42वां संविधान संशोधन है उसको लघु संविधान भी कहते हैं। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन को क्या कहते हैं? लघु संविधान भी कहते हैं। और प्रस्तावना में यह परिवर्तन किया गया था। ये जो अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द हैं, ये संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे और प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, वह 42वां संविधान संशोधन 1976 है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या घोषणा है? ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है, अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। ठीक है, लेकिन जो फेडरल शब्द है यानी कि संघ शब्द है वो पूरे संविधान में एक भी बार नहीं आया है। बस इसी के साथ आया है कि राज्यों का संघ है, लेकिन फेडरल जो शब्द है, संघ जो शब्द है, पूरे संविधान में एक भी बार अलग से उसका कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, जब संविधान लागू हुआ था, ये तो आप लिख ही लेंगे कि फेडरल शब्द नहीं है, फेडरल शब्द संविधान में नहीं है। जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था, ठीक है, उस समय राज्य 14 थे और यूटी यूनाइटेड जो मान लीजिए यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी कहते हैं, यूनियन टेरिटरी, वो थे 6। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कितने राज्य हो गए? 28, और यूनियन टेरिटरी कितने हैं? 8। तो एक प्रश्न यहां से बनता है कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय राज्य कितने थे? 14, और यूनियन टेरिटरी कितने थे? केंद्र शासित प्रदेश 6। वर्तमान में राज्य कितने? 28, और केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? ठीक है, 28 जनवरी 1950 को भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो प्रावधान है वो 124 से लेकर के 147 अनुच्छेद तक है। ठीक है, और ये भी याद रख लेना कि सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश, जो प्रथम न्यायाधीश थे CJI,
वो थे न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जी कानिया ये प्रथम न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, मुख्य न्यायाधीश। और अभी वर्तमान में 50वें हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़ 49वें थे यू ललित। 48वें थे एन.वी. रमन्ना। ठीक है, ये आपको इतनी जानकारी याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। और हाँ, ये भी याद रख लेना इसमें कि जो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इसमें 1+33 यानी कि 34, 1+33 बराबर 34 कौन होते हैं? न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीश एक तो मुख्य न्यायाधीश रहेगा, सीजेआई रहेगा और 33 अन्य न्यायाधीश रहेंगे। ठीक है, ये आप याद रख लेना। अगला प्रश्न है हमारा ओसीआई क्या है? तो ये है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, जब भारतीय संविधान में नागरिकता एक्ट बना था, नागरिकता एक्ट तो वह था 1955। तो इसमें संशोधन करके 2003 में संशोधन किया, इसमें संशोधन किया और प्रवासी भारतीयों को भी नागरिकता दी गई। किसको दी गई? प्रवासी भारतीयों को नागरिकता का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो इसलिए ओसीआई की जरूरत पड़ी कि भाई जो ऐसे व्यक्ति जो पहले भारत में जिनका उद्भव हुआ था लेकिन बाद में वो दूसरे देश की नागरिकता उन्होंने ले ली है, प्रवासी बन गए हैं, तो वो कभी कभी भारत आ सके, उनके लिए भारत का नागरिक माना गया। तो ये ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इस चीज का प्रावधान करता है कि नागरिकता भारतीय नागरिकता एक्ट 1955 में संशोधन करके 2003 में प्रवासी भारतीयों को भी नागरिकता देने का प्रावधान किया। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो जे.एल. नेहरू ने ये मौलिक अधिकार का जो प्रस्ताव है ये तैयार किया था जे.एल. नेहरू ने 1931 में, जब कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था। कराची अधिवेशन, उस समय मूल अधिकार की मांग रखी गई थी। मूल अधिकार की मांग रखी गई। ठीक है, और ये जो 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन कराची में किसने किया था? अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। तो ये हमको याद रखना है कि मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव तैयार किसने किया था? जे.एल. नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव तैयार किया था और 1931 में कांग्रेस का जब कराची अधिवेशन हुआ था तो उस समय मूल अधिकार की मांग रखी गई थी और इसकी अध्यक्षता की थी सरदार
वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है निर्णायक मत क्या होता है। ठीक है, काफी इंटरेस्टेड ये प्रश्न है, निर्णायक मत क्या होता है। जैसे लोकसभा है या राज्यसभा है, ठीक है, या फिर अन्य कोई संस्थान है और उसमें किसी व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार नहीं है, ठीक है, लेकिन मत के बराबर की स्थिति आ गई है, यानी कि वोट बराबर में पड़ रहे हैं दोनों पार्टियों के, तो उस समय लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति या कोई अन्य व्यक्ति, किसी संस्थान का अन्य व्यक्ति, वो यदि वोट करता है तो उस वोट को कहते हैं निर्णायक वोट या निर्णायक मत। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगला है राज्य मंत्री के पद को स्पष्ट करें। तो राज्य मंत्री का पद क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं कि भाई जो संसद है, संसद, अब संसद में राज्यसभा होता है और लोकसभा होता है। तो लोकसभा में और राज्यसभा में ये तीन प्रकार के मंत्री होते हैं। संसद में तीन प्रकार के मंत्री होते हैं। एक होता है कैबिनेट, मंत्री, दूसरा होता है राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, और तीसरा होता है राज्य मंत्री। ठीक है, ये तीन प्रकार के मंत्री होते हैं संसद में। कैबिनेट मंत्री ये जो है ना सबसे बड़ा मंत्री होता है, और ये जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है ये इससे छोटा होता है मदद के लिए, और ये राज्य मंत्री ये सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पर राज्य मंत्री को स्पष्ट करना, तो राज्य मंत्री वह होता है जो कि कैबिनेट मंत्री से नीचे होता है और जिसको कभी भी कोई भी मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार में दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता है। यानी कि ऐसा मंत्री जिसको कोई स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया गया है और उसको दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता है। यानी कि दिया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहलाएगा, और नहीं दिया जाएगा तो वो राज्य मंत्री तो है ही। ठीक है, इसके पहले एक मंत्री और चलता था, चार प्रकार के मंत्री होते थे, उसको कहते थे ये संसदीय सचिव। संसदीय सचिव कहते थे, लेकिन ये वर्तमान में नहीं है। 1967 में इसको हटा दिया गया। ठीक है ना, संसदीय सचिव इसको 1967 में हटा दिया, अब ये नहीं है, तो इसलिए इसकी चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ ये तीन मंत्री का स्तर हम याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है नेता प्रतिपक्ष क्या होता है। नेता प्रतिपक्ष क्या होता है, तो देखो जब जो सदन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए लोकसभा सदन मान लीजिए या फिर राज्यसभा सदन मान लीजिए, तो सदन की जितनी सीटें हैं, ठीक है, तो एक तो मान लीजिए सत्ताधारी पक्ष होता है, जो सदन में सबसे ज्यादा जिसके वोट होते हैं वो सत्ताधारी रहेगा। लेकिन विपक्ष में कौन होगा, विपक्ष में वह होगा जिसकी कुल सदस्य संख्या के, सदन की कुल सदस्य संख्या के 10% से अधिक सीटें होंगी, उसको नेता प्रतिपक्ष घोषित किया जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। जैसे कि संसद में 552 है मान लीजिए सदस्य, ठीक है, और 250 इसमें ये लोकसभा में है और ये राज्यसभा में है। ठीक है, तब इसका मान लीजिए जो सरकार बनी अभी मान लीजिए बीजेपी की है, ठीक है, तो फिर जो कांग्रेस है अगर उसके पास 552 के 10% सीटें हैं तो उसको हम कहेंगे नेता प्रतिपक्ष। ठीक है, जैसे कि प्रथम भारत के लोकसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष राम सुभग सिंह थे। कौन थे, राम सुभग सिंह। ठीक है, और वर्तमान में कौन है, वर्तमान में है मल्लिकार्जुन खड़गे।
ये कांग्रेस से हैं, क्योंकि सरकार अभी किसकी है, सरकार अभी है बीजेपी की, तो ये कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे। तो आप समझ गए होंगे, अगर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बनना है तो 250 सीटों का 10% सीटें आपको लाना पड़ेंगी, यानी कि 25 सीटें। तो फिर राज्यसभा में भी क्या हो जाएंगे, नेता प्रतिपक्ष पार्टी बन जाएगी। तो आप नेता प्रतिपक्ष समझ गए। इसमें एक प्रश्न और याद रख लेना, कभी भी आ जाएगा कि नेता प्रतिपक्ष को किस मंत्री स्तर का दर्जा होता है। तो जो नेता प्रतिपक्ष होता है, नेता प्रतिपक्ष, इसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। ठीक है, कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा होता है इसके लिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है अनुच्छेद 312 में क्या प्रावधान है। मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 312, ठीक है, इसमें प्रावधान है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित कर सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 312 में ये प्रावधान है कि राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित कर सकती है। अगर कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए और उसमें राज्यसभा नहीं है, संसद है, तो आप संसद आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा संसद का ही अभिन्न अंग है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। वैसे एक्यूरेट आंसर यही रहता है कि राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। अब मैं आपको बताता हूं, अखिल भारतीय सेवाएं अभी वर्तमान में 3 प्रकार की हैं। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं, एक तो आईएएस है, एक आईपीएस है और एक आईएफएस है। ठीक है, ये 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं अभी वर्तमान में हैं। ये दोनों 1947 में स्थापित हुई थी और ये 1966 में गठित हुई या स्थापित हुई। ठीक, ये जो आईएएस है, ये पेंशन और कार्मिक मंत्रालय के अधीन काम करता है। पेंशन और कार्मिक मंत्रालय के अधीन काम करता है आईएएस। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी अखिल भारतीय सेवा किस मंत्रालय के अधीन काम करेगी, तो आपको आंसर देना पड़ेगा आईएएस पेंशन और कार्मिक मंत्रालय के अधीन काम करती है। और ये जो मंत्रालय है, प्रधानमंत्री अपने पास रखते हैं और इसलिए प्रधानमंत्री सभी कलेक्टरों का बॉस होता है। ठीक है, आईपीएस गृह मंत्रालय के अधीन होता है। जो इंडियन पुलिस सर्विस है वो गृह मंत्रालय के अधीन होता है और वर्तमान में गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, तो उनके अधीन पूरी पुलिस आएगी। और आईएफएस पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन काम करता है। आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। ठीक है, फॉरेस्ट सर्विस एक फॉरेन होता है, वो अलग है, वो अखिल भारतीय सेवा नहीं है। तो ये फॉरेस्ट सर्विस है, ये केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन काम करेगी। ठीक है, अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। आखिरी प्रश्न है, गणपूर्ति या कोरम क्या होता है। ठीक है ना, गणपूर्ति या कोरम। ठीक है, तो सदन का 10%, किसी सदन की यदि कार्रवाई करना है तो उसके कुल सदस्य संख्या के 10% संख्या होना चाहिए, तो उस सदन की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकती है। इसको गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। मान लीजिए 250 सदस्य हैं राज्यसभा में, तो इसका 10% यदि 25 है तो राज्यसभा की कार्रवाई होगी। लेकिन 25 ना होकर के 24 यदि सदस्य हैं तो फिर कार्रवाई शुरू नहीं होगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं गणपूर्ति। ठीक है, तो आज की टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताना। इसमें नए प्रश्न जोड़े हैं मैंने, नई नॉलेज है।
यूनिट ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जो व्यक्ति नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, नया नोटिफिकेशन आपके लिए आता रहेगा। वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।